सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आज के इस सेशन में। मोस्ट वेलकम माय एसआर कोचिंग क्लास। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। जो भी हमारे इस एसआर कोचिंग क्लास का ये वीडियो देख रहे हैं, तो सभी कंप्यूटर जो भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सभी के लिए आज का सेशन महत्वपूर्ण सेशन है। वर्ड्सवर्थ जो राइटर हैं, हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। इस सेशन को आप एग्जाम से पहले आप जरूर देखिए, क्योंकि इस सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम बेस पॉइंट लिए गए हैं, और वो पॉइंट कोई भी पॉइंट किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें और इस वीडियो को मिस ना करें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होता है आज का सेशन, और फर्स्ट पॉइंट है वर्ड्सवर्थ सेकेंड 5 ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू जॉन वर्ड्सवर्थ एंड कॉक्सन। वर्ड्सवर्थ जी जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी के 5 बच्चों में सेकेंड नंबर पर विलियम वर्ड्सवर्थ जी थे। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की किस नंबर के उनकी जो संतान थी। ध्यान रखना है, सेकेंड चिल्ड्रन थे। 5 बच्चों में 5 चिल्ड्रन में से सेकेंड नंबर पर है। तो पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 ऑन डेट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है नेम्ड वर्ड्सवर्थ हाउस इन कुकरमाउथ, किम्बरलैंड, नाउ इन कैम्ब्रिया। यहाँ से हम मोस्ट पॉइंट ये रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि वर्ड्सवर्थ जी का जो बोर्न है इन कुकरमाउथ में है। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट ये बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान समय में है वो कहाँ पर है। तो यहाँ से ऑप्शन लिया जा सकता है कैम्ब्रिया है, और भी ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हम सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखना है कि जो प्रेजेंट टाइम में है वो आज के समय कैम्ब्रिया पड़ता है, वहां पर है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट ऑफ द सैनिक रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट। जो लेक डिस्ट्रिक्ट था विलियम वर्ड्सवर्थ जहां रहे थे, वो लेक जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसका हिस्सा था? इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्टर्न का एक जो पार्ट था, उसे हम किस नाम से जानते हैं? वो लेक डिस्ट्रिक्ट नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट विलियम सिस्टर द पोइट एंड डायरिस्ट डोरथी वर्ड्सवर्थ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर थी डोरथी, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर है डोरथी, तो वो क्या थी? डायरिस्ट एंड पोइट्स। कभी कभी एग्जाम में बाय द वे क्वेश्चन बन सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी की जो सिस्टर थी डायरिस्ट थी, नॉवलिस्ट थी, या प्रोज राइटर थी। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता। तो हमें ध्यान रखना है कि उनकी जो सिस्टर थी वो पोइट के साथ साथ डायरिस्ट थी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है वर्ड्सवर्थ फादर वाज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जैनस लोअर फर्स्ट एल ऑफ लॉन्सडन। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना जरूरी है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी के जो फादर हैं वो किस के रिप्रेजेंटेटिव किस के रहे? तो जेम्स लोअर जो फर्स्ट एल ऑफ लॉन्सडेल, जो पहले वहां के क्या बोलते हैं एक वादी थी, उनके ये रिप्रेजेंटेटिव रहे। नेक्स्ट पॉइंट है विलियम आल्सो स्पेंड टाइम एट दिस टाइम विलियम वर्ड्सवर्थ भी टाइम एट हिज मदर्स पेरेंट्स हाउस इन पेनरिथ, किम्बरलैंड। क्या है यहाँ से एक पॉइंट बन सकता है, विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने अपना जो बचपन का समय है वो अपनी ननिहाल में अर्थात अपनी जो उनकी जो माता थी, माता के पेरेंट्स के घर पर
अपना समय अधिक समय व्यतीत किया है। तो क्या है, विलियम आल्सो स्पेंट समय व्यतीत किया, समय भी व्यतीत किया एट हिज मदर्स पेरेंट्स हाउस, अर्थात उनका जो ननिहाल था वो कहाँ था, पेनरिथ। यहाँ से ऑप्शन बन सकता है कि उनकी जो मदर्स हाउस कहाँ था, ध्यान रखना है पेनरिथ में, पेनरिथ में। और यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि उनकी जो मदर्स पेरेंट्स, जो उनकी माँ का जो मायका था, अर्थात उनकी जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ननिहाल थी, वो अब प्रेजेंट वो कहाँ पर थी, तो क्यूम्बरलैंड, कहाँ पर थी, क्यूम्बरलैंड में थी, जो इन पेनरिथ, जो एक पेनरिथ जगह है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ वाज टॉट टू रीड बाय हिज मदर्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्या है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने शिक्षा ली थी, पहले जो पढ़ना शुरुआत में उन्होंने सीखा था, पढ़ना सीखा था, तो किसके माध्यम से सीखा था। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आज के समय में कुछ भी हो सकता है, इस एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बन जाए कुछ पता नहीं। तो हम हर एक एंगल से समझने का प्रयास करेंगे, हर वो पॉइंट समझेंगे कि कहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता, हमारा प्रश्न छूटे ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट टीचर विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन था, या पहली बार उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी, किससे सीखा था, पढ़ना उन्होंने किससे सीखा था। हो सकता पिता फादर्स रख दें, हो सकता सिस्टर रख दें। तो हमें ध्यान रखना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो शिक्षा सीखा था, पढ़ना सीखा था, सबसे पहले जो पढ़ने की शुरुआत की थी अपनी माँ से सीखी थी। कहाँ से थी, अपनी हिज मदर्स, अपनी माँ से पढ़ना सीखा था, ये ध्यान रखना था। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता, बन सकता है। तो हम इन पॉइंटों को फोकस करेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने जो पहली बार पढ़ना सीखा था, कहाँ से सीखा, अपनी माँ से पढ़ना सीखा था। एंड ही फर्स्ट अटेंड ए टिनी स्कूल ऑफ लो क्वालिटी। और जो उन्होंने शुरुआत में जो शिक्षा ली थी वो किस स्कूल में ली थी, एक छोटा सा स्कूल था, टिनी स्कूल, छोटा सा स्कूल था जो कि निम्न वर्ग के लिए लोगों के लिए थे, उससे उन्होंने शिक्षा ली थी। और कुकर माउथ देन ए स्कूल इन पेनरिथ फॉर द चिल्ड्रन ऑफ अपर क्लास फैमिली, जो वहां पर अपर क्लास फैमिली की तुलना में एक छोटे से उन्होंने स्कूल में उन्होंने शिक्षा ली थी। He was taught there by an, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट बन सकता है किसी भी एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका जो पहला शिक्षक था, उन्होंने पहले किससे सीखा था, पढ़ना किससे सीखा था, यहाँ पर किस के माध्यम से, तो एन ब्रिकेट उनके पहले अध्यापक रहे। वर्ड्सवर्थ वाज टॉट बोथ द बाइबल एंड द स्पेक्टेटर, ये भी ध्यान रखना पॉइंट है। After the death of Wordsworth mothers in 1778, की उनकी जो मदर्स थी, उनकी विलियम वर्ड्सवर्थ जी की जो माँ का डेथ है, इस डेट में हुई थी इन 1778 में। हिज और उनकी माँ की मृत्यु के बाद हिज फादर सेंट हिम टू ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल। और कहा उनकी माँ की मृत्यु के बाद उन्हें कहाँ भेजा गया था, ग्रामर स्कूल में इन लैंकशायर, जो अब कहाँ है, जो अब नाउ इन क्यूम्बेरिया, जो अब क्यूम्बेरिया में है। एंड सेंट, और उनकी यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी की जो सिस्टर थी, डोरोथी जी, उनको किस जगह भेजा था, किस जगह वो रहने के लिए गई थी। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि रिलेटिव इन यॉर्कशायर एक पॉइंट रखना है। हो सकता है हमसे क्वेश्चन में आ जाए कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर थी वो किस रिलेटिव, जो उनके रिलेटिव हैं, वो किसके यहाँ गई थी, वो कौन सी जगह था, तो यॉर्कशायर हमें ध्यान रखना है। सी एंड विलियम डिड नॉट मीट अगेन फॉर 9 years, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो दोबारा कितने वर्ष तक नहीं मिले थे, विलियम वर्ड्सवर्थ एवं डोरोथी जो उनकी सिस्टर थी विलियम वर्ड्सवर्थ जी, तो वो कितने वर्ष तक वो नहीं मिले थे एक दूसरे पर, तो 9 years। ये बहुत रेयर पॉइंट है और ध्यान रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड्सवर्थ डिबेटेड एज ए राइटर इन 1787 when he published a sonnet in the यूरोपियन मैगजीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1787 में उन्होंने पब्लिश ए सोनेट, एक सोनेट को प्रकाशित कराया था। वो किस मैगजीन? ये मैगजीन हमारे लिए, हम सभी के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये मैगजीन बहुत महत्वपूर्ण है। वो किस, कौन सी मैगजीन थी? ये मैगजीन ध्यान रखना है, इन द यूरोपियन मैगजीन, जो उनका पहला सोनेट प्रकाशित हुआ था। व्हेन ही पब्लिश्ड ए सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन, वो उनका किसमें प्रकाशित हुआ था? यूरोपियन मैगजीन में। नेक्स्ट पॉइंट, दैट सेम ईयर, और उसी साल ही बिगेन अटेंडिंग एट एसटी जॉन कॉलेज, और उसी साल वो एसटी जॉन्स कॉलेज, एक कॉलेज, सभी को हम सभी को ध्यान रखना है कि कॉलेज विलियम वर्ड्सवर्थ की शिक्षा है, सभी कॉलेजों को ध्यान रखना है। कॉलेज से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी अटेंडिंग हुए थे, मतलब कहाँ, किस कॉलेज में सम्मिलित हुए थे? एसटी जॉन्स कॉलेज में उन्होंने शिक्षा ली थी। अब कैम्ब्रिज, और कहाँ से? कैम्ब्रिज से। और उन्होंने ही रिसीव्ड हिज बीए डिग्री इन 1791 में। और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि उन्होंने जो बीए की डिग्री थी कब ली थी? तो बीए की डिग्री रिसीव इन 1791 में। इन 1790 ही वेंट ऑन वॉकिंग टूर ऑफ यूरोप, during which he toured the Alps extensively and visit nearby area of France, Switzerland and Italy। कहाँ कहाँ वो गए थे? फ्रांस गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे एंड इटालिया में। कब गए थे? 1790 में। यह ध्यान रखना है कि इन्होंने 1790 में किन किन जगह पर उन्होंने विजिट किया था? तो इटालिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। नेक्स्ट पॉइंट, इन नवंबर 1791 में वर्ड्सवर्थ विजिट रिवोल्यूशनरी फ्रांस एंड बिकेम enchanted with a republication movement। नेक्स्ट पॉइंट, he fell in love with a French woman, Annette Wallon, the daughter of a French royalist, who in 1792 में gave birth to their daughter Caroline। यहाँ पर कई एग्जाम आ भी चुका है कि जो फ्रांस में, जब वो फ्रांस गए थे, विलियम वर्ड्सवर्थ जो फ्रांस के टूर पे गए थे, तो उन्हें एक फ्रेंच वुमेन, एक फ्रेंच महिला से, फ्रेंच की जो महिला थी, उस महिला से उन्हें प्रेम हो गया। और एनेट वैलन, उसका जिसका नाम था एनेट वैलन, और उस एनेट वैलन से इन 1792 में उसने एक महिला का, एक पुत्री का जन्म दिया। किसने? इस एनेट वैलन ने, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रेमिका रही, लवर रही। और वो कौन सी? फ्रेंच वुमेन थी। फ्रेंच वुमेन जो उनकी प्रेमिका रही, उनके से उनका बच्चे का जन्म हुआ 1792 में, बच्चे को जन्म दिया, जो उसका नाम था कैरोलिन। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो डॉटर थी, जो फ्रेंच डॉटर थी, यहाँ पर क्वेश्चन है, जो फ्रेंच डॉटर थी विलियम वर्ड्सवर्थ जी की, उसका नाम था कैरोलिन, जो कि एक फ्रेंच महिला के द्वारा उसका जन्म दिया गया था। With the peace of Amiens again allowing travel to France, in 1802 में वर्ड्सवर्थ and his sister Dorothy visit to Annette and Caroline in class। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे यहाँ पर ध्यान रखनी जरूरी है। इन 1802 में वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरथी, वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरथी विजिटेड, देखने गए थे। कब? एनेट वैलन से एंड कैरोलिन से। अब कहाँ मिले थे? यह ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से। इन कैलेसिस, ये इंपॉर्टेंट है कि जब वो इन 1802 में वो दोबारा कहाँ गए थे? मिलने गए थे एनेट वैलन से एंड कैरोलिन से। वो कहाँ मिले थे? कैलेस से। तो नेक्स्ट पॉइंट है, द ईयर 1793 में saw the first publication of poem by Wordsworth in the collection of in an evening walk and descriptive sketch। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि
इन 1793 में उन्होंने पहली जो कविता को प्रकाशन किया वो कलेक्शन था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1795 में ही रिसीव्ड ए legacy of $900 from Wesley Calvert and was able to pursue a career as a poet. A most important point है, इसे आप जरूर देखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इन 1795 में किसके माध्यम से उन्हें लिगेसी दी गई थी, ये जो दिया गया था ये किसके माध्यम से दिया था, वेस्ली कलवर्ट के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज आल्सो इन 1795 दैट ही मीट सैमुअल टायलर कॉलेज। It was also in 1795 that he meet Samuel Taylor College कि बोस विलियम वर्ड्सवर्थ जी एंड कॉलेज वो किस ईयर में एक दूसरे से मिले थे, तो ध्यान रखना है, डेट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी 1795 में ही मीट सैमुअल टायलर कॉलेज इन सोमरेस्ट। और कहाँ मिले थे, सोमरेस्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज जी जब वो एक दूसरे से मिले थे किस स्थान पर मिले थे, सोमरेस्ट में। और किस ईयर में मिले हुए थे, तो 1795 का जो ईयर था उसी ईयर में एक दूसरे से वो मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट, William and his sister Dorothy lived at Ransdowne House in Dorset, the west of Pilsdown, Penn। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम क्या बन जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी वो कहाँ पर रहते, किस हाउस में रहते, तो ये हाउस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेस्डाउन हाउस जो था उस जगह वो रहे थे। और ये हाउस कहाँ है, ये डोरसेट में है, जो कि वेस्ट ऑफ पिल्सन पेन का है, जो वेस्ट ऑफ पिल्सडाउन के वेस्ट में है, वहां उस स्थान पर रेस्डाउन में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे वॉक्ड इन द एरिया ऑफ अबाउट 2 years डेली। क्या है वो, दे वॉक्ड हियर फॉर अबाउट 2 years। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आज के समय में, आज का टाइम है एग्जाम, हर एग्जाम में ऐसे रेयर पॉइंट पूछे जाते हैं जो कम लोगों को जानकारी होती है, तो हम उस रेयर पॉइंट पर फोकस करेंगे कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है। तो यहाँ पर जैसे पूछा जा सकता है कि जब वो इस स्थान पर रहे तो कितना समय लेते थे घूमने में, तो यहाँ पर क्या है, दे वॉक्ड इन दैट एरिया फॉर अबाउट 2 years डेली। मतलब इस एरिया को वो प्रतिदिन 2 घंटे वो 2 hours वो टहलते थे। एंड नियर बाई हिल्स, और वो कहाँ पर, किसके पास में, जो चोटियां थी, कंसुलेट डोरोथी और डोरोथी के साथ, जैसे ही सी पेनेड फॉर द फेल्स ऑफ हर नेटिव लैंड। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1797 में द पेयर मूव टू अल्फॉक्सटन हाउस। और वो लोग कहाँ लौटे थे, अल्फॉक्सटन हाउस में लौटे थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट a few miles away from college home in North Store. Together, Wordsworth and College with insight from Dorothy produce a lyrical ballad। क्या है, साथ में वर्ड्सवर्थ के साथ में वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के साथ में उन्होंने एक लिरिकल बैलेट जो है प्रकाशन किया। दोनों के सहयोग से, दोनों ने, कॉलेज ने और विलियम वर्ड्सवर्थ ने, दोनों को रचनाओं का समायोजन किया इस लिरिकल बैलेट में। नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोइम, और उनकी जो मोस्ट फेमस पोइम रही टिंटन एबी।
लिरिकल बैलेट की जो लिरिकल बैलेट है, लिरिकल बैलेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की रही, वो टिंटन एबी रही। टिंटन एबी जो कभी एग्जाम में एक पूछा जा सकता है किस कलेक्शन में प्रकाशित हुई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन एबी किस कलेक्शन में प्रकाशित हुई, तो ध्यान रखना है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन एबी लिरिकल बैलेट में प्रकाशित हुई थी, वाज पब्लिश इन कलेक्शन, प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है द सेकेंड एडिशन पब्लिश इन एडिशन। एक कभी कभी ध्यान रखना है कि एडिशन हमसे पूछा जा सकता था कि फर्स्ट एडिशन कब प्रकाशित हुआ, सेकेंड एडिशन कब आया था, थर्ड एडिशन कब आया। ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट एडिशन लिरिकल बैलेट का आया था 1798 में और सेकेंड एडिशन आया था 1800 में, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट वॉज augmented significance in the next edition published in 1802। जो उनका नेक्स्ट पॉइंट आया था 1802 में। ध्यान रखना फर्स्ट लिरिकल बैलेट का एडिशन आया था 1798 में, सेकेंड आया था 1800 और थर्ड 1802 में। नेक्स्ट देखते हैं इन दिस परफेस व्हिच सम स्कॉलर कंसीडर ए सेंट्रल वर्क ऑफ रोमांटिक लिटरेरी थ्योरी। क्या है या इस प्रेफेस में जिसमें कुछ विद्वानों का समझा जाता है या कहना है कि यह मुख्य रोमांटिक लिटरेरी की थ्योरी थी। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ एंड फाइनल एडिशन। क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, या देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है कि फर्स्ट पॉइंट कब आया, थर्ड पॉइंट कब आया, या फाइनल एडिशन उनका कब आया। ध्यान से समझिए कि उनका फर्स्ट एडिशन कब आया, सेकेंड एडिशन कब आया, थर्ड एडिशन कब आया, या उनका फाइनल जो एडिशन था लिरिकल बैलेट का कब प्रकाशन में आया या कब प्रकाशित हुआ। तो उनका फोर्थ एंड फाइनल एडिशन लिरिकल बैलेट का जो आया था, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका जो फाइनल जो एडिशन है इन 1805 में आया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बिटवीन 1795 एंड 1797 में वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बनता है कि उन्होंने जो प्ले लिखा, तो किस अवधि के दौरान में लिखा, किस ड्यूरिंग में लिखा, तो 1795 से लेकर 1797 तक उन्होंने एक प्ले लिखा जिसका नाम था वार्डर। ठीक, आगे देखते हैं। द वार्डर ए वर्स ट्रेजेडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग फिलहाल जानते हैं जो वार्डर है वो कैसी ट्रेजेडी, वर्स ट्रेजेडी, और ये हमके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनकी जो वर्स ट्रेजेडी थी, द वार्डर, और ये सेट कहाँ थी, किस जगह सेट थी, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द रीगन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड के जो किंग हेनरी थे उनके दौरान ये सेट की गई थी, जब इंग्लिश मैन इन द नॉर्थ कंट्री केम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट द स्कॉटिश एंड बॉर्डर रिवर। समझिए पॉइंट को। जब इंग्लैंड में हेनरी थर्ड का शासनकाल था, उस शासन के दौरान में स्कॉटिश और इंग्लैंड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा हो रहा था वो बॉर्डर नदी के पास झगड़ा हो रहा था, अर्थात वो कंट्रोवर्सी हो रही थी। वो कंट्रोवर्सी दो लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी हो रही थी, इंग्लैंड और स्कॉटिश के बीच में। और वो कहां पर थी, बॉर्डर थी एक नदी, जो नदी के बॉर्डर पर जिसका नाम था वार्डर, एक वार्डर नाम की नदी थी, उस नदी के किनारे पर उनका जो है झगड़ा कंट्रोवर्सी हो रही थी, और उसी के नाम पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक प्ले की रचना की जिसका नाम था बॉर्डर। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ही अटेम्प्ट टू गेट द प्ले स्टेज इन नवंबर 1797, और यह प्रयास किया गया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने प्रयास किया कि इस प्ले को स्टेज पे लाया जाए, स्टेज पे इसका मंचन किया जाए।
तो इसका प्रयास कब किया गया था? 1797 में। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसका प्रकाशन इसको स्टेज पर लाने का प्रयास कब किया? तो 1797 में इसे स्टेज पर लाया गया, इसकी कोशिश की गई कि इसका मंचन हो। नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। However, it was rejected by Thomas Harris. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट है, और इसे नजरअंदाज ना करें। मेरी नजरों में इसे आप, मेरे हिसाब से आप इसे नजरअंदाज ना करें। हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम में बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, टीजीटी में बन सकता है, पीजीटी में बन सकता है, जीआईसी में बन सकता है, एलटी में बन सकता है। कहीं ना कहीं हम आपको जो पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसमें ये वो पॉइंट हम आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम का एक हिस्सा बन सकते हैं, किसी भी एग्जाम का एक हिस्सा बन सकते हैं, और किसी भी तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो इस पॉइंट को अगर हमने इस पॉइंट को पढ़ा होगा तो क्वेश्चन कैसे भी बनाया जाए उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो प्ले है, विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो प्ले है वार्डर, उसे किसके माध्यम से रिजेक्ट किया था परफॉर्मेंस करने के लिए? विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो प्ले है वार्डर, उसे किसके माध्यम से परफॉर्म करने से रिजेक्ट कर दिया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थॉमस हैरिस के द्वारा इसे मंचन करने से रिजेक्ट कर दिया गया था। और वो क्या थे? किस थिएटर के मैनेजर रहे? किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के जो जिसने रिजेक्ट किया बॉर्डर को परफॉर्मेंस करने का, वो किस थिएटर से संबंधित थे, किस थिएटर से उनका संबंध था, रिलेटिव थे। तो ये थिएटर हमें याद रखना है कि वो मैनेजर थे किसके? द कोवेंट गार्डन थिएटर। ये इंपॉर्टेंट है। और हु प्रोक्लेम्ड इट इम्पॉसिबल दैट द प्ले शुड सक्सीड इन रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। वर्ड्सवर्थ, डोरोथी एंड कॉलेज वी ट्रेवल्ड टू जर्मनी इन ऑटमन। क्वेश्चन बन सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी एवं डोरोथी ने जर्मन की यात्रा, जर्मन का टूर किस ईयर में किया था? किस ईयर में किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से भी है 1798 में। 1798 में वो जर्मन गए थे दोनों लोग। ड्यूरिंग द हार्श विंटर्स ऑफ 1798 में 1909 में वर्ड्सवर्थ लिव्ड विद डोरोथी इन ग्रॉसलैंड। क्या है कि फिर से समझिए, ड्यूरिंग द हार्श विंटर ऑफ 1798 में 1909 में वर्ड्सवर्थ लिव्ड विद डोरोथी इन ग्रॉसलैंड। वो ग्रॉसलैंड में किस ईयर में रहे? तो वो किस डेट के समय रहे? 1798 से लेकर और 99, मतलब वो एक साल गॉसलर है, यहाँ पर दोनों लोग रहते, डोरोथी एंड उनकी वर्ड्सवर्थ एंड उनकी सिस्टर डोरोथी। ही रोट सेवरल अदर्स फेमस पोएम इन गॉसलर इंक्लूडिंग द लूसी पोएम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने गॉसलर में किन पोएमों की कंपोज किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने गॉसलर में किन कविताओं की रचना की थी? तो ध्यान रखना है, विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने जो भी लूसी पोएम की कलेक्शन है, उन कलेक्शनों का गॉसलर में कंपोज किया था। नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। द लूसी पोएम कॉन्सिस्ट ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ये लूसी पोएम का कलेक्शन है या नहीं है। ये लूसी पोएम कलेक्शन में है नहीं है, तो ध्यान रखना है, लूसी पोएम का 5 पोएमों का एक कलेक्शन है। लूसी 5 पोएमों का एक कलेक्शन है। हम एक एक नजर डालते हैं। स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, पहला कलेक्शन। सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, 3 years she grew in sun and shore, a slumber did my spirit sleep। ये 5 पोएमों का जो है कलेक्शन है लूसी पोएम का। ध्यान रखना है,
क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। He described the works as experimental in the preface to both the 1798 and 1800 edition of Lyrical Violet. most important question, most important point है। क्या पॉइंट है कि he described the work as experimental, उनका जो वर्क था उसे एक्सपेरिमेंटल कहा गया है इन द परफेस 1798 एंड 1800। मतलब कहने का मतलब है कि जो 1798 का प्रकाशन एडिशन और 1800, ध्यान से समझना है कि जो पहला एडिशन आया था विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल वैलेट का और सेकेंड एडिशन आया था 1800 का, इन दोनों एडिशनों को क्या कहा गया है? एक्सपेरिमेंटल। क्या कहा गया? एक्सपेरिमेंटल इन द परफेस ऑफ टू बोथ 1798 एंड 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल वैलेट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल सेंट चर्च इन द पेरिश चर्च ऑफ ब्रॉम्पटन, ए विलेज नियर स्कैरब्रोक, नॉर्थ यॉर्कशायर इन इंग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो चर्च है, ये चर्च है ऑल सेंट चर्च। ऑल सेंट चर्च है जिस जगह विलियम वर्ड्सवर्थ ने मेरी हचंसन से मैरिज की थी, ये वो चर्च है। तो यहाँ से पॉइंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की वो चर्च या वह चर्च कौन सी है जिस चर्च में विलियम वर्ड्सवर्थ ने मैरिज की शादी की थी। तो उस चर्च को ध्यान रखना है। ऑल सेंट चर्च वो कहाँ है? इन पेरिस में है। चर्च है कहाँ है? ब्रॉम्पटन, ए विलेज नियर स्कैरब्रोक, नॉर्थ यॉर्कशायर। कहाँ? यॉर्कशायर में है, इंग्लैंड के। द चर्च इज मोस्ट फेमस एज अ लोकेशन। और उन्हें शादी कब की थी? 1802 में। 1802 में उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने मैरी हचंसन के साथ शादी की थी, मैरिज की थी। नेक्स्ट पॉइंट, Wordsworth had for years been making plans to write a long publicical poem in 3 parts. समझना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का फॉर इयर्स बीन मेकिंग प्लान्स राइट लॉन्ग फिलॉसफिकल पोएम 3 पार्ट। क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ जी की इच्छा थी, उनका विचार था वर्ड्सवर्थ जी का कि या 3 भाग में जो कि फिलॉसफिकल पोएम बनेगी वो 3 पार्ट में रहेगी, which he intended to call recluse, जिसे रेक्लूज के नाम से जाना जाएगा। इन 1798 से लेकर और 99 तक ही स्टार्टेड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम which he referred as the poem of college। समझना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफिकल की रचना की थी, कंपोज किया था, वो किसके लिए रिफर करती है। तो ध्यान रखना है उनके जो फ्रेंड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके जो फ्रेंड है, जो खास उनके मित्र है, कॉलेज जी के लिए उन्होंने उस कविता को रिफर किया है, एड्रेस की है। और ये किस डेट में इसकी शुरुआत की थी लिखने की, तो ध्यान रखना है 1790। ये भी पॉइंट इनसे यहाँ से बन सकता है यहाँ से कि वर्ड्सवर्थ जी ने जो ऑटोबायोग्राफिकल जो कविता है वो कब स्टार्ट की थी लिखना और कब तक वो कंप्लीट की गई थी। तो 1798 से लेकर 1999 तक वो उन्होंने शुरुआत की थी इसे लिखने की, और जिसे उन्हें रिफर किया गया था वो पोएम टू कॉलेज के नाम से उसे प्रकाशित, एंड व्हिच ही प्लान्ड वुड सर्व एज एन अपेंडिक्स टू लार्ज वर्क कॉल्ड रेक्लूज। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1804 he began expanding this autobiographical work, having decided to make it a prologue rather than an appendix. He completed this work, now generally referred to as the first version of the prelude. In 1805, Bird refused to publish such a personal work until he had completed the whole of the Recluse.
नेक्स्ट पॉइंट, in 1807 Wordsworth published poem into violin include ode to intimation of immortality, ode intimation of immortality from recollection of the childhood, कब प्रकाशित हुआ था? 1807। In 1810 Wordsworth and Coleridge were estranged over the later opium diction. Next, in 1812 his son Thomas died at the age of 6 months after the death of 3 years old Catherine। क्या है, उनकी जो पुत्र जी हैं थॉमस की मृत्यु 6 महीने के बाद हो गई थी, और उनकी जो डॉटर है पुत्री 3 वर्ष के बाद कैथरीन की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही रिसीव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ, ए इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, यहां से ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि उन्होंने ही रिसीव्ड एन अपॉइंटमेंट, वो चुने गए थे एक डिस्ट्रीब्यूटर, स्टाम्प विक्रेता के डिस्ट्रीब्यूटर रहे वेस्ट मोरलैंड, और किसके लिए, कहा किसके लिए? वेस्ट मोरलैंड। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1838 में वर्ड्सवर्थ रिसीव एन ऑनरी डॉक्ट्रिन, ये एक डिग्री है ऑनरी डॉक्ट्रिन और सिविल लॉ की फ्रॉम यूनिवर्सिटी हमको ध्यान रखनी है कि किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने ऑनरी डॉक्टरेट की जो डिग्री ली थी सिविल लॉ, वो कहाँ से ली थी? यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूरहम। ही वाज अवार्ड द सेम ऑनरी डिग्री बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि उन्होंने जो 2 डिग्रियां ली थी, क्या नाम उसका, ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री सिविल लॉ की यूनिवर्सिटी डोरहम एंड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड। ये यूनिवर्सिटी और इस जो उनका सम्मान है ऑनरेरी, इनको ध्यान रखना है। कुछ किसी भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, किसी भी तरीके से, लेकिन हमें इन दोनों को पॉइंट को भूलना नहीं, समझना है। द sudden death of his daughter Dora in 1847 at the age of 42। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड एट होम एट रेडलमॉन्ट। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी की जो डेथ हुई थी वो किस स्थान पर हुई थी? तो रेडलमॉन्ट ध्यान रखना है। फ्रॉम an aggravated case of illiteracy on 23 अप्रैल 1850। किस केस के कारण, किस की वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी? तो ये ध्यान रखना है, इलिटरेसी। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो मृत्यु का कारण रहा है या किस कारण मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, तो प्लेरूसी मतलब निमोनिया के बढ़ने के कारण, निमोनिया के हो जाने की वजह से उनकी 23 में 23 अप्रैल 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। एग्रावेटेड मतलब निमोनिया बढ़ जाती है, एग्रावेटेड मीन्स किसी चीज का एग्रावेशन होना, बढ़ जाना, तो निमोनिया के कारण उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, रोमांटिक एरा, विलियम ब्लेक, जॉन कीट्स। क्या है क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 3-4 राइटर दे दिए जाएंगे और पूछा जा सकता है कि इसमें से कि किस राइटर को रोमांटिक एरा का राइटर नहीं है, या किस कवि को रोमांटिक एरा में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस जो रोमांटिक एरा में जो भी राइटर आते हैं उनको ध्यान रखना है। विलियम ब्लेक जी, जॉन कीट्स हैं, लॉर्ड बायरन हैं, जॉन क्लेर हैं, सैमुअल टायलर कॉलेरिज हैं, मेरी रॉबिन्सन हैं, और एलिजाबेथ लैंसडॉन है, पीवी शैली जी हैं, एंड वाल्टर स्कॉट जी हैं। इन राइटर को ध्यान रखना है कि ये रोमांटिक एरा के राइटर हैं। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा बन सकता है कि ये राइटर जो रोमांटिक एरा के हैं या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट,
मेन आर्टिकल लिस्ट ऑफ पोइम्स विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ की जो मुख्य पोइमें हैं उनका हम यहाँ पर शार्ट में संक्षिप्त दे रहे हैं, और सरसरी नजर से आप जरूर इस वीडियो को सर्च करें, देखें। लिरिकल बैलेड विद ए फ्यू अदर पोइम 1798 में उनका जो लिरिकल बैलेड आया था, इसमें जो पोइमें इंक्लूड हैं वो क्या है? Simon Lee, we are saving, line written in Earl of Spring, expression and reply, the table turned, the corn, line composed a few meals served in the navy. Next point, lyrical ballad about the other poems 1800, preface to the lyrical ballad, strange feats of passion have I known, she dwelt among the untrodden ways, 3 years she grew. Slumber did my spirit seal. I travelled among unknown men. A Lucy poem. The 2 April morning meeting. The rented cottage. Michael. The kitten at play. Next point. Poems into volumes. Poems into volume. A क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, पोइम into volume का प्रकाशन कब आया? पोइम into volume प्रकाशन पूछा जाता है तो हम सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। पीस, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, आल्सो नोन एज डेफोडिल्स टू ए स्काईलर, माय हेड लिप्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, किसी ना ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। मतलब सोल्ड में इस पोइम से लाइनें या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखना है इस पोइम को। ओड इंटाइमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, ओड टू ड्यूटी 1807 में, पोइम इज 2 वॉल्यूम्स। द सोलिटरी रीपर, लेजिक स्टेंजा, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, सितंबर 3, 1882 में। लंदन 1802 में मिल्टन के लिए है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1810, गार्ड द लेक, टू द कुकू, द एक्सकर्जन 1814, लोडेमिया 1850 से लेकर 1845, द व्हाइट डव ऑफ रेलिस्टोन, पेटरविल, ए सेलेस्टिकल सोनेट 1802 में। द प्रिल्यूड 1815। जब ये प्रिल्यूड के नाम से प्रकाशन हुआ तो कब हुआ था? 1850 में, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, लंदन 1802, एड्रेस टू मिल्टन। मिल्टन के लिए एड्रेस है, रिफर करती है, ध्यान रखना है। आफ्टर द डेथ ऑफ साउथे इन 1823 में, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो ल्यूरेट बनाए गए थे, तो किसकी डेथ के बाद, कुछ भी यहाँ से बनाया जा सकता है कि किसकी डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ जी को पीयूट ल्यूरेट बनाया गया। तो साउथे के डेथ के बाद 1843 में उन्हें पीयूट ल्यूरेट चुना गया। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिरीड एट ओसवाल्ड चर्च, ग्रासमेयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ जी की जो मैरिज हुई थी, शादी हुई थी, वो एसटी ऑल सेंट्स जो चर्च है वहां उन्होंने शादी की थी। और यहाँ पर जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है वो कौन सा जगह थी? तो वो स्थान था ओसवाल्ड चर्च। तो ओसवाल्ड जो चर्च है वहां वो दफनाए गए थे विलियम वर्ड्सवर्थ जी, और वो किस जगह? ग्रासमेयर। वो ग्रासमेयर का स्थान एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है पॉइंट को, इस खास पॉइंट को ध्यान रखना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी की जो बरीड हुए थे, दफनाए गए थे, वो चर्च कौन सी है, किस जगह है? तो एसटी ओसवाल्ड चर्च है, और वो किस जगह पर है? ग्रासमेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, हिज वाइफ मैरी अटेंशन पब्लिक हिज ली गई थी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड आफ्टर द डेथ ऑफ इन 1850। कहने का तात्पर्य है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो
पोएम टू कॉलेज, पोएम टू कॉलेज नाम से जो उन्होंने बनाया था, कंपोज किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, उसका उन्होंने जब वो प्रकाशन कराया था 1850 में, तो प्रिल्यूड के नाम से उनकी जो मैडम थी, वाइफ थी मेरी चंसद जी, उन्होंने इस प्रिल्यूड के नाम से प्रकाशन कराया था। द प्रिल्यूड इज आल्सो कॉल्ड ग्रोथ ऑफ पोइट्स ऑफ माइंड, और इसे इस प्रिल्यूड को ग्रोथ ऑफ माइंड्स भी कहा जाता है। हो सकता पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं, ग्रासमेयर ए जर्नल राइटन बाय डोरोथी, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बन जाता है कि डोरोथी वर्ड्सवर्थ जी का जो एक वर्क है, क्या नाम है, ग्रासमेयर जर्नल, एक जो किसके द्वारा लिखा गया था, डोरोथी के द्वारा लिखा गया था वर्क है। और ब्राउनिंग एंड हैजलिट कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ए लॉस्ट लीडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर जगह जो भी बुकें हैं, कंपटीशन बुक हैं टीजीटी पीजीटी की, वहां पर एक मिल जाएगी लाइन कि ए लॉस्ट लीडर, लॉस्ट लीडर जो कोटेशन है, एक स्लोगन है, एक स्लोगन जिसे हम कहेंगे, एक स्लोगन टाइप का वर्ड है ए लॉस्ट लीडर, एक किस महान राइटर के माध्यम से बोले गए शब्द हैं। तो ध्यान रखना है, ब्राउनिंग जी के द्वारा इस वर्डों को, स्लोगन को बोला गया है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड गेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री बाय जेसी रॉनसन। वर्ड्सवर्थ जी ने कितने सोनेट लिखे? हाउ मेनी सोनेट कंपोज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? हाउ मेनी सोनेट कंपोज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? ध्यान रखना है 1523, ध्यान रखना 1523। इन 1817 व्यू कॉलेज बायोग्राफी लिटरेरिया, कॉलेज की जो कॉलेज जी विलियम कॉलेज जी हैं, उन्होंने 1817 में ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया कंपोज की थी। फ्रांस जेफरी कॉइन्ड द टर्म लाइक स्कूल ऑफ पोएट, मोस्ट बहुत ही हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि फ्रांसिस जैफर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांसिस जैफर ने एक टर्म कॉइन किया था, जो टर्म कॉइन किया था, वो टर्म का नाम है लाइक स्कूल ऑफ पोइट्स। लाइक स्कूल ऑफ पोइट्स किस महान राइटर के द्वारा क्वीन किया गया था, या इसका जन्मदाता कौन है? ध्यान रखना, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि लाइक स्कूल ऑफ पोइट्स, लाइक स्कूल ऑफ पोइट्स किस राइटर के द्वारा इसका उत्पत्ति की गई थी, या इसका जन्मदाता कौन है, किसके द्वारा ये क्वाइन किया गया था? ध्यान रखना है फ्रांस जेफरी के द्वारा इस क्वीन किया गया टर्म को लाइक स्कूल ऑफ पोइट्स। इंडिकेटिंग वर्ड्सवर्थ कॉलेज एंड साउथ एज ए लेक पोएट, और किसके लिए इंडिकेट करता है? ये साउथ एंड कॉलेज के लिए इंडिकेट करता है, संकेत करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज ए सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ, इट इज ए क्रिटिक्स द वर्ड्स ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फॉर बीइंग observed in materialism and distancing itself from nature. Composed in 1802, the poem was the first published in poem 2 volume. Most important है कि the world is too much किस वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी? कंपोज, इसकी रचना कंपोज की। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है सभी एग्जाम के लिए। देखिए 3-4 विलियम वर्ड्सवर्थ के पोइम हैं जहां से हमें लाइन टू लाइन को समझना है। एक इंटेंट है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम से बचकर नहीं निकलती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोइमें हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टिंटन नेवी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और लूसी। तो टिंटन नेवी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पोइम हैं।
टू पोइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एवी एक टिंटन नेवी और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और टिंटन एवी दोनों पोएमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइन बाय लाइन इसका जो है एनालिसिस होना जरूरी है। तो क्या है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसकी रचना कब की गई थी, किस डेट में, किस ईयर में, तो 1802 में, और इसका जो प्रकाशन हुआ था इन पोएम इन टू वॉल्यूम, इन पोएम इन टू वॉल्यूम्स में 1807 में। लाइक मोस्ट इटालियन सोनेट, कौन सा सोनेट है, इटालियन सोनेट। कितनी लाइन, हाउ मेनी लाइन, एम्बिक कितनी, 14 लाइन है। किस लाइन किस में लिखी, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड आल्सो कॉल्ड डेफोडिल, और आई वर्डन लोनली एज ए क्लाउड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, डेफोडिल के नाम से जानते हैं। 1807 में पोएम्स और 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी। Ode to Intimation of Immortality, The Solitary Reaper 1804 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इन लंदन 200 लंदन 1802 में, और किस 1807 पोएम में 2 वॉल्यूम में। नेक्स्ट पॉइंट, मैथ्यू आर्नल्ड referred Wordsworth as he is the full recognized at home, he is not recognized at all abroad, yet I firmly believed that the critical poems of Wordsworth is after the death of Shakespeare and Milton undoubtedly most considered in our language. John Keats called him egoistic sublime. इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जॉन कीट्स के द्वारा एगोस्टिक सबलाइम कहा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, ये रिलेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट, टेनिसन कॉल्ड वर्ड्सवर्थ, टेनिसन ने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है कि ही हैज यूटर्ड नथिंग वेल्स, ही हैज यूटर्ड नथिंग वेल्स। ब्राउनिंग ऑन वर्ड्सवर्थ मोरल इमेज, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये लाइनें सभी इंपॉर्टेंट है। ब्राउनिंग ऑन वर्ड्सवर्थ मोरल इमेज, शैली क्रिटिक्स राइट वर्ड्सवर्थ सिंपल एंड डल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शैली के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है सिंपल एंड डल। नेक्स्ट पॉइंट, हार्डी ऑन वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, द लीज गैदर बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्यूर फॉर डिसअपियर। विलियम हैजलिट के द्वारा कहा, वर्ड्सवर्थ वाज नॉट ए ट्रूली ग्रेट पोएट एंड ए स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटेड्स। नेक्स्ट पॉइंट, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप छोड़े ना। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। आज के सेशन का लास्ट पॉइंट है कि ओड टू इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी 1807, ओड टू इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी from recollection of early childhood is a poem by Wordsworth complete in 1804 but published in 1802 में in poem 2 volume। most important point है कि ode to intimation of immortality from recollection of early childhood कविता है यहाँ तक, और ये इसकी रचना कंप्लीट कब की थी, 1804 में इसकी रचना को कंप्लीट किया गया था, और ये प्रकाशित हुई थी 1807 में। और किस कलेक्शन में, पोएम इन 2 वॉल्यूम में इसका प्रकाशन हुआ था। द पोएम वाज कंप्लीट इन 2 पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम वाज कंप्लीट 1802 में एंड कॉपी वाज प्रोवाइड टू कॉलेज हु responded it with their own poem dejection. I note ode as well as resolution and independence. The poem is irregular poem, Pindari chord. The poem is an irregular Pindari chord in 11 stanza that combines aspect of college conversation poem. The religious sentiment of the Bible and the work of St. Augustine and aspect of the elegiac and apocalyptic traditions. Last line, thanks to human yet
by which we live, thanks to its tenderness, its joy, and it fears to me that meanest flower that blows can give thoughts that too often lie too deep for tears. तो आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन रहा, इसे आप जरूर देखें और हो सकता है इसमें से कुछ ना कुछ हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल पॉइंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।